तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाने को मिल रही हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से या कह लो कुछ महीनों से मैं ओपन क्लॉ के बारे में पढ़ रहा था कि ओपन क्लॉ जो इनके फाउंडर हैं पीटर स्टाइनबर्गर, इन्होंने कैसे बनाया ओपन क्लॉ को। ठीक है, तो मैं जो ओपन क्लॉ की गिटहब है इसको डीप डाइव कर रहा था और मैं उस चीज़ों को समझ रहा था कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, कैसे कैसे हमारा जो ओपन क्लॉ है वो बना है, कैसे सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, कैसे यूज़र फ्लो होता है, जो हमारा कोड है कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो वही चीज़ की अब मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ कि जो भी मैं समझा हूँ उसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसके इनके गिटहब पर भी जा सकते हो। ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है, एक तरह से प्रोडक्ट ही है ओपन क्लॉ। अगर आप लोग ओपन क्लॉ के बारे में नहीं जानते हो तो आप लोग कोई भी यूट्यूब वीडियो या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि ओपन क्लॉ क्या चीज़ है, वो कैसे हेल्प करता है लोगों को। OpenClaw, the AI that actually does things, clears your inbox, send emails, manages your calendar, checks you in for flights, all from WhatsApp, Telegram और any chat app you already use। ठीक है, तो एक तरह से इसको आप एक मिडिल मैन समझ सकते हो जो कि व्हाट्सएप और आपके बीच में बैठता है, टेलीग्राम और आपके एक तरह से बीच में बैठ जाता है। और आप व्हाट्सएप की मदद से अपने कंप्यूटर लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने ईमेल्स को कंट्रोल कर सकते हो, टेलीग्राम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, टेलीग्राम को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, स्लैक को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐप्स हैं और भी बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं जो ओपन क्लॉ में प्रोवाइड करता है। और उनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ईमेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलेंडर को कंट्रोल कर सकते हैं वाया आवर व्हाट्सएप टेलीग्राम। ठीक है, जो पहले पॉसिबल नहीं था लेकिन अब इन्होंने एक सेंट्रलाइज ये प्रोडक्ट बना दिया है। इसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ओपन क्लॉ के बारे में देख सकते हो। ठीक है, जो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ वो यही ओपन सोर्स कोड है। ठीक है, इसी को हम पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक आर्किटेक्चर डायग्राम भी यहाँ पे आपके लिए बना के रखा हुआ है कि कैसे कैसे हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है कि यूज़र ने अपने लैपटॉप पर एक जो सेंड चैट पे हम क्लिक करते हैं तो उस पर क्या होता है, फिर रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, फिर रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, क्या रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। तो हम एक फ्लो डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनकी गिटहब पर जा सकते हो। और हाँ, मैं ये बात बता रहा था कि जो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने काफ़ी टाइम पहले, मतलब 1-2 महीने पहले इसको क्लोन किया था। ठीक है, मैं इसके लेटेस्ट कोड को यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि कोई ना कोई नई नई चीज़ें ये लोग इसमें ऐड करते रहते हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं बार बार अपने कोड को सिंक कर रहा हूँ फ्रेश कोड से। तो मैंने कुछ 1-2 महीने पहले इस कोड को क्लोन किया और फिर मैं उसी के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो उसके पास 3,77,000 स्टार्स हैं। ये वन ऑफ द फेमस रेपो है, वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट है ओपन क्लॉ। इसको एक बार आप लोग ये चीज़ धीरे धीरे समझने लगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम आखिर बनता कैसे है, कैसे यूज़र फ्लो होता है, कैसे हम एरर हैंडलिंग करते हैं, कैसे हम टाइप सेफ्टी लगाते हैं, कैसे टाइप से को यूज़ करते हैं। और इन्होंने इस जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारा टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट में भी हम नोड जेएस के बारे में बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। ठीक है, हम नोड जेएस के बारे में बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं और बैकएंड को समझने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे ये हमारा जो ओपन ग्लो है ये एक एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक रिलेटेड बता रहा हूँ कि एआई से रिलेटेड, मैं ये इन डेप्थ नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ हाई लेवल ही बता रहा हूँ कि एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्शन रेडी एआई सिस्टम्स आखिर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोग अगर अपनी कंपनी में कहीं एआई सिस्टम, प्रोडक्शन एआई सिस्टम पे काम कर रहे हो या कोई एजेंट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको ये नॉलेज काम आएगी। या फिर अगर आप लोग अपना खुद का कुछ एआई एजेंट बना रहे हो या एआई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहाँ पर आपको ये नॉलेज काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और अपने वीएस कोड को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है वीएस कोड। यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स मैंने देखी, मतलब बहुत बड़ा ही यहाँ पे कोड है हमारा।
बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग वाली फाइल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो बाकी फाइल्स हैं उसको मैं साइड बाय साइड इंक्लूड करता जाऊंगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम छोटी मोटी फाइल से उठा के स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, कि सबसे पहले हम समझ रहे हैं ENV एग्जाम्पल क्या है, फिर हम समझ रहे हैं गिट एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ही चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग जो मैं फाइल आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, वो आपको यहाँ पे मिलेगी SRC में जाके। मतलब जो फाइल है उसका नाम है ओपन ए आई https.ts। ठीक है, ये हमारे SRC में जाके, गेटवे में जाके इन्होंने बहुत सारे फोल्डर्स बना रखे हैं यहाँ पे, कि इस फोल्डर के अंदर सारे एजेंट्स के रिलेटेड कोड है, इस फोल्डर के अंदर सारा CLI का रिलेटेड कोड है, इस फोल्डर के अंदर सारा डिस्कॉर्ड का रिलेटेड कोड है। ठीक है, तो वही सिमिलरली इस फोल्डर के अंदर हमारा सारा गेटवे का रिलेटेड कोड है। गेटवे इन द सेंस कि एक गेटवे मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास ये यूज़र है और ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा गेटवे होगा बीच में। ठीक है, इसको हम कहते हैं गेटवे, कि सब जो भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले वो गेटवे को जाएगी, और उसके बाद गेटवे आगे सर्वर्स पर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होती है वो गेटवे पे जाती है, ये हमारा गेटवे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के रिगार्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गेटवे के अंदर आप लोग जा सकते हो ओपन ए आई https://http.ts, ओपन ए आई http.ts। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाली फाइल को समझने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, इसको मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पे साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे कि साइड बाय साइड में आपको आर्किटेक्चर भी समझाता जाऊँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर बना के रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर में हम लोगों ने नहीं लिखी है और हमें लिखने की ज़रूरत है, तो वो मैं साइड बाय साइड ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग इस फाइल को समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिख रखे हैं। और ठीक है, और जो हमारी मेन अभी जो हमारी मेन जो फंक्शन है वो ये वाला है। एक मिनट, इसको मैं सब बंद कर देता हूँ। हाँ, जो मेन फंक्शन है वो हमारा है ये वाला, ये वाला नहीं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, जो हमारा मेन फंक्शन है वो है हैंडल ओपन ए आई HTTP रिक्वेस्ट। आप लोग देख सकते हो कि इस फाइल में बहुत सारे, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, और उन फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, तो एकदम प्रोडक्शन लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग एक बार इसको समझ गए, तो आप लोग एक तरह से आपकी जो नॉलेज है वो प्रोडक्शन लेवल की हो जाएगी, काफ़ी इन डेप्थ आपको, आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। जो आप लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे होंगे सिस्टम डिज़ाइन के, वो एकदम हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन होता है, बहुत कोई लो लेवल नहीं लेके जाते। लेकिन यहाँ पे हम एक तरह से जो प्रोडक्शन लेवल कोड है उसी में हम डीप डाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी ओपन एआई की HTTP है, ओपन एआई -http.ts फाइल है, इसका इसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है वो हैंडल ओपन एआई HTTP रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, बाकी जो फंक्शंस हैं वो इसके सपोर्टर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसी फंक्शन के अंदर ये कुछ कुछ फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे कॉल हो रहे होंगे हम वैसे वैसे उन चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हाई लेवल पे समझ लेते हैं कि ये फाइल कर क्या रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स रेडी कर रखे हैं, तो जिससे कि मैं आपको साइड बाय साइड समझा सकूँ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिस फाइल इम्प्लीमेंट्स एन ओपन ए आई कंपेटेबल HTTP एंड पॉइंट फॉर चैट कंप्लीशंस। तो ये हमारी फाइल है, ये ओपन ए आई कंपेटेबल, मतलब कि ओपन ए आई कंपेटेबल इन द सेंस कि ओपन ए आई जिस फॉर्मेट में, जिस स्ट्रक्चर में इनपुट लेता है और रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, उसके कंपेटेबल हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट बना रहे हैं, HTTP एंड पॉइंट फॉर चैट कंप्लीशंस। इट लेट्स क्लाइंट्स सेंड रिक्वेस्ट टू /v1/chat/completions using the OpenAI chat completions API format, then routes those requests to the internal OpenClaw agent system and returns responses in an OpenAI style format। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इट लेट्स क्लाइंट्स मतलब कि यूजर्स यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं
/v1/chat/completions राउट पर। और वही मैंने यहाँ पे आप लोग को डायग्राम में समझा रखा है। इसको मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अपने चैट जीपीटी पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज रिकर्जन, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने रिकर्जन लिखा, मेरा जो मुझे क्वेश्चन पूछना है मैंने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, या तो एंटर क्लिक करूँगा, या एंटर प्रेस करूँगा, या फिर इस बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये बटन करता तो मतलब कि इस बटन के पीछे बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है ओपन एआई के सर्वर को। ठीक है, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है ओपन एआई के सर्वर को, जिसमें हमारा मैसेज लिखा होता है। और उसके बाद जब ओपन एआई सर्वर पे ये मैसेज पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है और रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पे हमें दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन आप मेन चीज़ ये समझो कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट इमेजिन करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि /v1/openai/chat पर गई। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ओपन एआई ने जो एंड पॉइंट बनाया है वो कुछ इस प्रकार उस टैग का है। ठीक है, तो ये जो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। बहुत अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, डिलीट हो गई। लेकिन अगर हमें कुछ डेटा सर्वर पर भेजना है तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमें डेटा सर्वर से फेच करना है, सिर्फ फेच करना है, हम कुछ भेज नहीं रहे हैं, बस हमें रीड करना है, तो हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिक्वेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी इस वाले राउट पर। सिमिलरली वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि हमारी ये वाली जो फाइल है, इट लेट्स क्लाइंट्स सेंड रिक्वेस्ट टू /v1/chat completions। तो यूज़र अपने लैपटॉप पर है, उसने इस वाले बटन पर, या कोई भी बटन हमने ओपन क्लॉ में दे रखा होगा, या कोई भी तरीका हमने दे रखा होगा जिसकी मदद से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे ओपन क्लॉ सर्वर पर। तो जो रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पर जाएगी /v1/chat/completions। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है, इट लेट्स क्लाइंट्स सेंड रिक्वेस्ट टू /v1/chat/completions यूजिंग द ओपन एआई चैट completions एपीआई फॉर्मेट। जो ओपन एआई का चैट completions एपीआई फॉर्मेट है, हम इस फॉर्मेट में उस रिक्वेस्ट को भेजेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे पास कि यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है मॉडल GPT-4 में। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हम अपने अपना जो मैसेज है वो सर्वर पर भेजते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा के, हमने बस एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हमारे पास ये मैसेज है, हमारे पास ये मैसेज है, और हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में उठाकर ओपन एआई को भेज दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। एक हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। उसी स्ट्रक्चर में ओपन एआई मैसेजेस को इनपुट लेता है। अगर उस स्ट्रक्चर में आप लोग नहीं भेजोगे तो ओपन एआई उसको रिजेक्ट कर देगा कि इसका फॉर्मेट सही नहीं है, आप सही फॉर्मेट में भेजो। देन राउट्स दोज रिक्वेस्ट टू द इंटरनल ओपन क्लॉ एजेंट। ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को, ये जो फाइल है, उस रिक्वेस्ट को इंटरनल ओपन क्लो एजेंट पे राउट कर देगी, और उसके बाद रिस्पॉन्स भी लेके आएगी इन एन ओपन एआई स्टाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो बैकएंड से आ रहा है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आ रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे वो मैं अभी आगे इसी कोड में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझो, और वो फॉर्मेट को हम बोल सकते हैं ओपन एआई स्टाइल फॉर्मेट। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप लोग एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा ओपन क्लो है वो यहाँ बीच में बैठा है, और जो हमारा यूज़र है वो इधर है, और जो यूज़र है वो ओपन क्लो से इंटरेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे पीछे हमारे पास ओपन एआई या अलग अलग मॉडल्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो यूज़र है वो सिर्फ ओपन क्लो से इंटरेक्ट करता है, ओपन क्लो। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा यूज़र। ठीक है, तो ये जो यूज़र है वो ओपन क्लॉ से इंटरेक्ट करता है। और ओपन क्लॉ एक तरह से, आप ओपन क्लॉ को अभी के लिए एआई एजेंट समझो, मतलब कि एक चैट जीपीटी आप लोग समझो ओपन क्लॉ को, और कुछ ना समझो। ठीक है, वो रिस्पॉन्स इनपुट लेता है ओपन एआई के फॉर्म में, ओपन एआई के स्ट्रक्चर में, और जो आउटपुट रिस्पॉन्स देता है, रिटर्न रिस्पॉन्सेज इन एन ओपन एआई स्टाइल फॉर्मेट में ही वो रिटर्न करता है।
ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो ये फाइल इस काम में हमारी हेल्प करती है। अब इसको हम और डीप में समझते हैं। तो जो हमारा पहला फंक्शन है, जो एक तरह से इस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है वो हैंडल ओपन ए आई एच टी पी रिक्वेस्ट। तो जब हमारे पास, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जब हमारे पास यूज़र ने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी इस राउट पर, तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है इसके पास जाएगी, ये वाली रिक्वेस्ट क्यों जाएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास अलग अलग रिक्वेस्ट हैं, स्लैश V1 चैट कंप्लीशन एक रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक और रिक्वेस्ट हो सकती है, स्लैश गेट हेल्थ नाम से एक रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, अगला एक और राउट हो सकता है स्लैश कॉन्टैक्ट वाला, कि यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट पेज खुल जाएगा और जितने भी कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड हमारे पास डेटा है वो यूज़र को शो होने लगेंगे, और स्लैश अबाउट अस वाली रिक्वेस्ट अलग होगी। ठीक है, तो अगर हमारा यूज़र इस वाले स्लैश V1 स्लैश चैट स्लैश कंप्लीशंस वाले जो राउट है इस पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो जो रिक्वेस्ट है वो अलग अलग फंक्शंस में जाके सबसे पहले चेक होती है कि एक फंक्शन में चेक हुई कि क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो। अगर वो फंक्शन हैंडल कर पाएगा तो बोल देगा ओके, नहीं तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब उसको हैंडल कर रहा है, हैंडल करने के बाद वो एरर जनरेट कर रहा है या फिर सही रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो राउट है, ये जो अगर यूज़र इस वाले स्लैश V1 स्लैश चैट स्लैश कंप्लीशंस वाले राउट को अगर हिट कर रहा है, तो इसको आखिर हैंडल कौन करेगा, इस फंक्शन, इस जो ये जो राउट है इस राउट को हैंडल करने वाला फंक्शन कौन होगा। ठीक है, वो फंक्शन है हमारा, अभी यहाँ पर है हैंडल ओपन ए आई एच टी पी रिक्वेस्ट, और क्यों है वो हम यहाँ पे देखेंगे, इस कोड के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज अ क्लाइंट ने ये सेंड किया, व्हाट इज ओपन क्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से आपको समझाता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा व्हाट इज ओपन क्लॉक, जैसे मैं यहाँ पे सेंड प्रॉम्प्ट करता हूँ, तो ये जो ओपन क्लॉक है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है कुछ एग्जैक्टली तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है कि हमारे पास मॉडल लिखा होगा, मैसेज वाला फील्ड होगा, रोल फील्ड होगा, कंटेंट फील्ड होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यूज़र ने स्लैश बटन पे क्लिक किया और ये जो हमारा एज अ इनपुट इस फॉर्मेट में इस वाले फंक्शन के पास गया, टू पोस्ट स्लैश V1 स्लैश चैट स्लैश कंप्लीशंस। अब यहाँ पे फ्लो क्या है, एक हाई लेवल पे फ्लो भी देख लेते हैं। ये जो फंक्शन है हैंडल ओपन ए आई एच टी पी रिक्वेस्ट, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले एंड पॉइंट को वैलिडेट करेगा, रिक्वेस्ट को पार्स करेगा, ओपन ए आई मैसेजेस को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट ओपन ए आई मैसेजेस, मतलब ओपन ए आई के स्ट्रक्चर में, ओपन ए आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा मैसेजेस को, रन आईडी क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे, और हमारा जो ओपन क्लो का एजेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, सिंपल सा इसका ये काम है। हम एकदम बेसिक से आसान भाषा में यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट मेक्स द फंक्शन अवेलेबल टू अदर फाइल्स। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो हमारा मेन फंक्शन है वो ये है। ठीक है, एक्सपोर्ट अ सिंक फंक्शन हैंडल ओपन ए आई एच टी टी पी रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग एकदम बिगनर हो, और एकदम मैं छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आप लोग देख रहे हो सिर्फ इसी फंक्शन में हमें एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस वाले फंक्शन में एक्सपोर्ट नहीं है, इस वाले फंक्शन में एक्सपोर्ट नहीं है, और किसी भी फंक्शन में यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं है। और दूसरी तरह का यहाँ पे हमारे पास टाइप है। ठीक है, टाइप है और हमारे पास ये फंक्शंस हैं। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखा है मतलब कि एक तरह से सपोर्टर फंक्शंस हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं लिखा है तो ये हमारे सपोर्टर फंक्शंस हैं, ये हमारा मेन फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन इस फाइल के लिए ये सारे के सारे हमारे सपोर्टर फंक्शंस हैं जो इस बिग फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट का मतलब है इट मेक्स द फंक्शन अवेलेबल टू अदर फाइल्स, कि अगर किसी और दूसरी फाइल को, यहाँ पे ऐसा तो ना कि सिर्फ एक ही फाइल है, बहुत सारी फाइल है, किसी और फाइल को अगर इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो वो उसको इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकता है इस फंक्शन को।
इस फंक्शन में अपना इस टाइप का इनपुट फॉर्मेट भेज के इस फंक्शन को यूज़ कर सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट सिर्फ इतना काम करता है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा असिंक। असिंक क्या करता है, मीन्स दिस फंक्शन परफॉर्म्स असिंक्रोनस ऑपरेशंस। यहाँ पे हम असिंक लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये असिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट होती है वो ऐसे काम करती है कि अगर मान लो आपने कोई एपीआई रिक्वेस्ट करी और एपीआई रिक्वेस्ट होने में लग रहा है टाइम। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऐसा बिहेव करती है कि वो वेट नहीं करती उस एपीआई के रिस्पॉन्स के आने का। ठीक है, उसका जो रिमेनिंग कोड है वो उसको, तो यहाँ पे असिंक का मतलब है मीन्स दिस फंक्शन परफॉर्म्स असिंक्रोनस ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, मैं आपको ये समझा रहा था कि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली ऐसे काम करती है कि अगर उसने कोई एपीआई रिक्वेस्ट करी तो एपीआई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है कि वो रुकती नहीं है। ठीक है, जो उसका रेस्ट ऑफ द कोड है उसको धीमे धीमे एग्जीक्यूट करती रहती है, और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आता है फिर उसको आउट कर जैसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है उसको आउटपुट करवा के अपना रेस्ट ऑफ द काम वो कंटिन्यू करती है। लेकिन हम यहाँ पे असिंक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड को, जावास्क्रिप्ट को ऐसे बता रहे हैं कि जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स ना आ जाए तुम वहाँ पे वेट करो। वहाँ पे वेट करो मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे मैंने, जिस लाइन पर मैं एपीआई पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम असिंक अवेट की मदद से वो कर सकते हैं। इनसाइड द फंक्शन यू विल सी अवेट हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट। ठीक है, अगर हम असिंक यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें अवेट यूज़ करना है तो हमें असिंक लगाना ही पड़ेगा अपने फंक्शन पर। कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम अलग अलग फंक्शंस पे अवेट लगा सकते हैं। अवेट इन द सेंस कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम वेट करो, तब तक के लिए जाओ उसके वेट करें। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम अवेट लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से अवेट लगा सकते हैं कि हमने एजेंट को कुछ कमांड किया, मतलब इनपुट दे दिया, और वो अपना कुछ अपनी प्रोसेसिंग करेगा और रिस्पॉन्स लेके आएगा, लेकिन उस रिस्पॉन्स को आने में लगेगा टाइम। ये हम जावास्क्रिप्ट को अवेट की मदद से बता रहे हैं कि इस फंक्शन एग्जीक्यूशन में लगेगा टाइम, तो तुम वहाँ पे वेट करो जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आ जाए। ठीक है, these operations may take time, जैसे रीडिंग रिक्वेस्ट बॉडी ऑथेंटिकेशन करना हो गया, या एआई एजेंट को रन करना हो गया, या रिस्पॉन्स का हम अगर हम वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम असिंक अवेट को यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ असिंक द फंक्शन ऑटोमेटिकली रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम यहाँ पे असिंक लगा रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये वाला जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे, लेकिन आप लोग बस अभी के लिए समझ लो कि प्रॉमिस इन द सेंस कि हमने एक प्रॉमिस, जैसे लेमन भाषा में बोलते हैं ना कि हमने किसी से प्रॉमिस किया है कि हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे। एक तरह से सेम ही एनालॉजी जावास्क्रिप्ट में भी होती है कि हमने जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो एक तरह से हम उसको ये बता रहे हैं कि ये वाला जो रिस्पॉन्स तो आना ही आना है, अभी आएगा बाद में आएगा वो अलग बात है, लेकिन आएगा। ठीक है, और इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉमिस है इसके पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो एरर, एक वेटिंग और एक कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम बाद में देखेंगे, अभी हम अपना जो आर्किटेक्चर उसके बारे में देख रहे हैं। फिर फंक्शन नेम, हमारे पास अगला जो पैरामीटर है वो है फंक्शन नेम, हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे इसका नेम ही बता रहा है, द नेम टेल्स अस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हैंडल है, हैंडल का मतलब है कि ये जो फंक्शन है कुछ प्रोसेस कर रहा होगा। फिर अगला है ओपन एआई कंपेटेबल रिक्वेस्ट। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन का नाम ये है ना, हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो हैंडल का मतलब है कि कुछ प्रोसेस करेगा, और ओपन एआई का मतलब है कि ओपन एआई कंपेटेबल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा या उसके कंपेटेबल में रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। फिर आती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, कि इसके पास इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, और कोई तरह की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ये सिर्फ इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ही हैंडल करेगा। सो प्रोसेस एन ओपन एआई स्टाइल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ओके, फिर अगला हमारे पास, ये तो हमारा एक तरह से सिग्नेचर हो गया, फंक्शन सिग्नेचर। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ें आती हैं, ये यहाँ पे हमारे पास रेक, रेस, ओपीटीएस। रेक मतलब रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ऑप्शंस। ठीक है, अब ये लोग क्या होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसके लिए भी नोट्स बना रखे हैं। पहला पैरामीटर है हमारे पास रेक, दिस इज द इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो जो यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है वो, उसका उसकी पूरी की पूरी डिटेल, उसका कच्चा चिट्टा हमारे पास रेक के अंदर प्रेजेंट होगा। और रेक कौन हमें प्रोवाइड करता है, रेक हमें नोड जेएस ही प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से कोड नहीं लिखना होता,
ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को, जो रैक है, जो नोड जेएस है, रिक्वेस्ट को कैप्चर करेगा और उसकी पूरी डिटेल को उठा करके रैक में डाल देगा, और रैक को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक तरह से आप लोग ये समझो कि ये जो फंक्शन है हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये एज अ इनपुट ले रहा है कि जो भी कोई भी फाइल के अंदर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर हम आर ई क्यू पास कर रहे होंगे, आर ई एस पास कर रहे होंगे और ओ पी टी एस पास कर रहे होंगे, और यहाँ पे वो हम उन पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है हमारे पास आर ई क्यू, नोड जेएस प्रोवाइड्स इट ऑटोमेटिकली, एग्जाम्पल इनकमिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मान लो यूजर ने हमारे पास स्लैश वी वन स्लैश चैट स्लैश कंप्लीशन पे पोस्ट रिक्वेस्ट करी, और जो हमारा कंटेंट टाइप है वो कुछ इस तरह से है, और मैसेज हमारे पास रोल यूजर कंटेंट हेलो। ठीक है, तो ये जब पूरा का पूरा डेटा होगा ये उठ करके ये आर ई क्यू के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको आउटपुट करवाएंगे, कंसोल लॉग करवाते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का डेटा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकमिंग मैसेज लिखा हुआ है, इस तरह से हम ये बता रहे हैं कि जो आर ई क्यू है इसका जो टाइप है वो इनकमिंग मैसेज होने वाला है। मतलब इन द सेंस कि जो आर ई क्यू है ये इनकमिंग मैसेज का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। अगर मैं इनकमिंग मैसेज आपको दिखाता हूँ तो आप लोग देखो कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है ये वाला फंक्शन, ये वाली क्लास। ठीक है, मतलब कि ये नोड जेएस हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, नोड जेएस हमें प्रोवाइड करता है, इसको हम अलग से नहीं बनाते। अब इनकमिंग मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग देख सकते हो। अबॉर्टेड आ जाएगा, अबॉर्टेड मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको आर ई क्यू के अंदर मिलती हैं। एच टी पी वर्जन मिल जाएगा, एच टी पी वर्जन मेजर, एच टी पी वर्जन माइनर, और क्या क्या मिल जाएगा आपको, कंप्लीट एक फील्ड मिल जाएगा, कनेक्शन फील्ड मिल जाएगा, और सॉकेट मिल जाएगा, और क्या क्या मिल जाएगा, हेडर्स मिल जाएंगे आपको, हेडर्स डिस्टिंक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करता है, रॉ ट्रेलर्स मेथड, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये प्रोवाइड करता है आर ई क्यू। ठीक है, ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास रेस। रेस मतलब कि रिस्पॉन्स। दिस इज द एच टी पी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यूज्ड टू सेंड डेटा बैक। एग्जाम्पल रेस डॉट राइट, सेंड पार्शियल डेटा, रेस डॉट एंड, फिनिश रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास, हमारे सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट आई है, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई है मतलब कि अगर हम, मतलब कि हमें उसका कुछ रिस्पांस भी भेजना होगा, तो रिस्पांस हम कैसे भेजेंगे, हम आर ई एस को यूज़ करके हम रिस्पांस भेजेंगे। कैसे हम भेजते हैं, आर ई एस डॉट राइट कर दो, और राइट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिस इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस कुछ इस तरह से हम रिस्पॉन्स भिजवा सकते हैं हमारे सर्वर से। ठीक है, सेंड पार्शियल डेटा, अगर हम रेस्ट डॉट एंड करते हैं इसका मतलब होता है फिनिश रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रेस्ट के पास भी उसके अलग अलग अपने मेथड्स होते हैं, एंड हो गया, राइट हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं एंड, और सारे मेथड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि रेस्ट डॉट एंड का मतलब हो गया फिनिश रिस्पॉन्स। एक हमारे पास सेंड जेसन होता है, सेंड जेसन रेस लेता है 200, ये स्टेटस कोड होता है और उसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो सेंड जेसन की मदद से हम जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि रेस के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हम चलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग नोड मॉड्यूल्स के अंदर हैं, मतलब कि हमें नोड जेएस हमें रेस प्रोवाइड करा है, इसके लिए हम कोई अलग से कोड नहीं लिख रहे। तो हम क्या क्या रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, हम स्टेटस कोड भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अगर जो हमारा सर्वर है उसने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है, उसको प्रोसेस किया है, सही प्रोसेस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हम 200 स्टेटस कोड यूज़ करते हैं। या अगर इंटरनल सर्वर एरर है तो 500 स्टेटस कोड यूज़ करते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन एरर है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है सर्वर पे प्रोसेसिंग करने के लिए, तो 401 हम स्टेटस कोड भेज देते हैं, जिससे कि हम यूज़र को बता सकें कि क्या दिक्कत आई है। ठीक है, मान लो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि हमारा जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेट तो हो गई है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर उसका गलत है, या फिर जो इनपुट आया है उसका वो गलत फॉर्मेट में आया है, या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है, या कोई एम्प्टी आई है। तो हम इस तरह से स्टेटस को भेज देते हैं कि यूज़र को हम ये बता सकते हैं कि ये बता सकें कि आपकी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट तो हो गई थी लेकिन प्रोसेस नहीं हुई। ठीक है, तो स्टेटस कोड की मदद से हम वो चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से अपने कोड में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस मैसेज भी भेज सकते हैं। इस इफ सेट टू ट्रू, Node.js विल चेक वेदर द कंटेंट लेंथ हेडर वैल्यू एंड द साइज ऑफ द बॉडी इन बाइट्स आर इक्वल। ठीक है, ये सब चीज़ें भेज सकते हैं। और राइट, इसके पास कुछ कुछ मेथड्स हैं, राइट कंटिन्यू, जैसे जैसे हमारे कोड में आते जाएंगे हम वैसे वैसे उनको समझते जाएंगे। राइट अर्ली हिंट्स, ठीक है, राइट हेड, राइट हेड,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रेस हमें प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा पैरामीटर है हमारा, थर्ड पैरामीटर है ओपीटीएस, कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाउ द हैंडलर शुड बिहेव, रिटर्न टाइम। ठीक है, तो इसका मैं आपको अगर समझाऊं कि ओपीटीएस हमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसको मैं ओपन एआई, ये जो ओपीटीएस है, ये हमने टाइप स्क्रीम, ये ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट है कि हमारा रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। आर ई एस का क्या टाइप होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ओ टी एस का क्या टाइप होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो इस स्ट्रक्चर का होगा। अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर पे ले चलूँ, तो वो हमने यहाँ पर इसी कोड में हमने डिफाइन किया है। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हमारे पास ऑथ आएगा, ऑथ के अंदर हमारे पास टोकन आ सकता है, सीक्रेट टोकन की वैल्यू आ जाएगी, मैक्स बॉडी बाइट्स, मैक्सिमम बॉडी हमारी कितने साइज की होनी चाहिए, ट्रस्टेड प्रॉक्सीज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्रस्टेड प्रॉक्सीज का। ठीक है, अगर मैं आपको इन डेप्थ में अभी आपको मैं नहीं समझा रहा क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है, आगे एक और जब हम प्रॉपर गेटवे बना रहे होंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे ट्रस्टेड प्रॉक्सीज क्या होती हैं, फॉरवर्डेड एक्स फॉरवर्डेड फॉर क्या होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन आप लोग बस ये समझ लो कि ट्रस्टेड प्रॉक्सीज हमने डिफाइन कर रखी हैं इन द सेंस कि अगर रिक्वेस्ट इस वाले आईपी से आ रही है तो उसको ट्रस्ट करो और उसको प्रोसेस करो। अगर इस वाले आईपी से नहीं आ रही है कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम दिस आईपी, उसको ट्रस्ट मत करो और उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। ऑब्वियसली सिर्फ एक ही आईपी से हम रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करवाना चाहेंगे, उसके लिए हम अलग से लॉजिक लिखेंगे, लेकिन ट्रस्टेड प्रॉक्सीज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। दिस टेल्स द हैंडलर हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स। यहाँ पे हैंडलर है हमारा ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये जो दिस टेल्स द हैंडलर, ये जो हमारा ओपीटीएस है जिसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस टाइप का है, ये हमारे हैंडलर को बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता है, रिक्वेस्ट साइज की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, रेट लिमिटिंग रूल्स क्या होने चाहिए, प्रॉक्सी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ऑथ इसका भी एक अलग से टाइप है। अगर मैं आपको इसके अंदर ले चलूँ, रिजॉल्व गेटवे ऑथ, तो इसका भी एक अलग से टाइप है। ऑथ के अंदर हमारा मोड है, मोड सोर्स है, और टोकन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि ऑथ के अंदर ही हमारे पास टोकन, सीक्रेट टोकन होगा। ठीक है, पासवर्ड एग्जिस्ट, पासवर्ड हो सकता है, अलाउ टेल स्केल, टेल स्केल भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से इसको कंपनी नेटवर्क समझो अभी के लिए। ठीक है, बाद में हम इसको इन डिटेल देखेंगे। फिर ट्रस्टेड प्रॉक्सीज है, इसका भी एक अलग से इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, फिर उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्शन कोड लिखा जाता है, प्रोडक्शन लेवल कोड लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस तरह से कोड कभी लिखा हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस तरह से कोड लिखा हुआ है, मतलब कि आपका लेवल छोटा मोटा नहीं है, आप ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहे हो, प्रोडक्शन लेवल थिंकिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन लेवल काम कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे गेटवे ट्रस्टेड प्रॉक्सी कॉन्फ़िग के अंदर ले चलूँ, तो यहाँ पे ये नोड, ये हमारा कुछ इस तरह से है कि गेटवे ट्रस्टेड प्रॉक्सीज के अंदर यूज हेडर, रिक्वायर्ड हेडर, अलाउ यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा काम होता है, और जब हम इस वाली फाइल को समझ रहे होंगे तब इसको हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इस वाली फाइल को देख रहे हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हमारे इधर। हमारे पास ये तीन पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ओपीटीएस, और ये सारे के सारे एज अ इनपुट ले रहा है कि कोई भी फाइल अगर इस फंक्शन को कॉल करेगी तो उसको ये तीनों पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, मतलब कि ये सारी इंफॉर्मेशन उसको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं आपको, यहाँ पर जो हमारा प्रॉमिस है, उसके बाद आता है हमारा प्रॉमिस रिटर्न टाइप, द फंक्शन रिटर्न्स, जो हमारा ये जो पूरा फंक्शन है एक्सपोर्ट असिंग फंक्शन, इसका अगर हमें रिटर्न टाइप मेंशन करना हो तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि कॉलन के बाद हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। और अब क्योंकि ये फंक्शन एक रिटर्न टाइप, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और हमने पहले ही देखा था जो असिंग फंक्शन होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस ही रिटर्न करवाए हैं। तो एक तरह से हम जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है और असिंग भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो सब कुछ एकदम सही है। ठीक है, तो promise the function returns promise boolean because it is async, eventually that promise resolves to true or false। ये जो promise है ये वो हमें बाद में पता चलेगा कि जो promise है वो रिजॉल्व करके true बना या फिर false बना, लेकिन ये जो फंक्शन है ये promise रिजॉल्व करेगा, promise रिटर्न करेगा, मतलब कि एक तरह से true रिटर्न करेगा या false रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बना रखा है कि जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले इस वाले फंक्शन पे गई, और इस वाले फंक्शन पे गई, और ये जो हमारे पास
रेस कॉन्फिग डॉट जेसन है, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कि जो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके पास, हाँ, जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके पास ये वाला रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और कॉन्फ़िग, इनकी सारी डिटेल्स भी जाएंगी इसके पास। ठीक है, इसके बाद अगला फंक्शन आता है हमारा हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है कि जो इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी वो आएगी तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन के पास, मतलब कि ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले इस फंक्शन के पास जाएगी। अब जो रिक्वेस्ट है वो इस वाले फंक्शन के पास क्यों जाएगी उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले कोड के बाद हमारे पास जो कोड आता है वो है ये कॉन्स हैंडल इक्वल्स टू अवेट हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आई है सबसे अगला जो स्टेप है वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो रिक्वेस्ट इस वाले फंक्शन के पास जाएगी, क्योंकि हमने सबसे ऊपर इसी को डिफाइन कर रखा है। और मैंने इसके लिए इतना बड़ा नोट्स बना रखा है कि ये हमारा क्या कर रहा है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं कि जो हमारी इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई वो सबसे पहले वो इसको हिट करेगी, हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट को, मतलब कि हम जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ से हमने ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो इसको मिला था हम उठा करके इस वाले फंक्शन को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर वैलिडेशन हो रहा है, वैलिडेट एवरीथिंग, पाथ, मेथड, ऑथ, बॉडी, रेट लिमिट। और उसके बाद ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न पास्ड रिक्वेस्ट और एरर। ठीक है, या तो वो हमें पास्ड रिक्वेस्ट रिटर्न करेगा या फिर हमें एरर रिटर्न करेगा कि नहीं, मैं इसको पार्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीन चीजें रिटर्न कर रहा है, हैंडल इक्वल इक्वल फॉल्स, हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, हैंडल इक्वल टू नॉन, और हैंडल इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज बीइंग पास्ड, कि इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं वो हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉन्स्ट हैंडल की जो भी हमारा हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट जो भी रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, वो हैंडल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हैंडल हमारा एक वेरिएबल है, और क्या वो रिटर्न करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम पास क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन के अंदर हम रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं, रिस्पॉन्स पास कर रहे हैं, और एक ये बॉडी पास कर रहे हैं। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा डेटा है उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, व्हाट इज बीइंग पास्ड, पहला पैरामीटर है हमारे पास रिक्वेस्ट, द इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, कि जो भी इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है उसकी पूरी की पूरी डिटेल उठा करके हम हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट को पास कर रहे हैं। तो वही हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है कि अगर हमारे पास ये इनकमिंग रिक्वेस्ट ये है और उसके अंदर कुछ ऑथराइजेशन होगा बियरर, ये हमारा बियरर टोकन होता है, और रिक्वेस्ट में हमारे पास ये मैसेज आया है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हमारी रिक्वेस्ट के अंदर REQ के अंदर प्रेजेंट होंगी, और उसको हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं, हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट में पास कर रहे हैं। फिर दूसरा पैरामीटर है रेस्ट का रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कि हम चाहते हैं कि जो फंक्शन है ये कुछ रिस्पॉन्स दे, और रिस्पॉन्स कब देगा, जब हम इसको एक ये RES ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट की मदद से वो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो इफ वैलिडेशन फेल्स दिस हेल्पर कैन इमीडिएटली सेंड 401 अनऑथराइज्ड, कि अगर हमारी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको हमने प्रोसेस किया और पता चला कि वो तो ऑथराइज ही नहीं है, तो हमने RES रिस्पॉन्स की मदद से हमने 401 स्टेटस कोड रिटर्न करवा दिया। और अगर रेट लिमिटिंग रीच हो गई है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए तो हमने 429 रिटर्न करवा दिया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑथराइज्ड तो है, लेकिन आपने रेट लिमिटिंग हिट कर दी है, आप बहुत सारी टू मैनी रिक्वेस्ट ट्राई कर रहे हो पर मिनट। तो उसको हम ये वाला स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में भेज देंगे, और कैसे भेजेंगे वो भी हम रेस ऑब्जेक्ट की मदद से भेजेंगे, और इसका कोड हम बाद में देखेंगे। अभी किया हमने कि हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट के अंदर आके लिखा गया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ तो कुछ इस तरह से अच्छा खासा बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ कि इसका जो कोड है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ओपन AI-http.ts फाइल को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। इस तरह से इन्होंने प्रोडक्शन कोड लिखा हुआ है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन किसी और फाइल को कॉल कर रहा है, इस फाइल से जो रिस्पॉन्स रिटर्न आएगा उसको हम पिछले पुरानी वाली फाइल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कोड लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम और क्या क्या पास कर रहे हैं, हमने रेक पास कर दिया, रिस्पॉन्स पास कर दिया, और अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट पास करना होता है तो हम करली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ओपन करली ब्रेस है और यहाँ पर हमारा क्लोज करली ब्रेस हो गया। ठीक है, और इसको हमने एक पैरेंथेसिस के अंदर हमने इसको बंद कर रखा है। और क्या क्या पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, पाथ नेम पास कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हार्ड कोड किया है कि ये वाला कि जो रिक्वेस्ट में जो हम रिक्वेस्ट भेजे हैं /v1/set/completions। ठीक है, अब एक तो वो रिक्वेस्ट हो गई, और एक्सपेक्टेड एंड पॉइंट क्या है, ये वाला एक्सपेक्टेड एंड पॉइंट है। तो इस वाले फंक्शन के अंदर चेक होगा कि क्या जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसका जो एंड पॉइंट है और ये वाला जो पाथ नेम यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है मतलब कि ये वाला फंक्शन इस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है मतलब कि हमारे पास इमेजिन करो हमारे पास एक राउट है गेट हेल्थ। अब गेट हेल्थ के लिए कोई और फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है वो भी इसके पास आएगी और चेक होगी क्या ये जो गेट हेल्थ है क्या ये इसके इक्वल है, क्या मुझे यहीं पे प्रोसेस होना है। अगर ये इसकी अब क्योंकि गेट हेल्थ तो यहाँ पे इसके इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे ये जो है ये हैंडल्ड इक्वल टू फॉल्स रिटर्न कर देगा। हैंडल्ड इक्वल टू फॉल्स मतलब कि दिस रिक्वेस्ट वॉज नॉट फॉर मी, कि कोई और फंक्शन इसको प्रोसेस करेगा लेकिन मैं तो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता हूँ, मैं सिर्फ इस वाली रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट इस राउट पे आएगी मैं सिर्फ इसको प्रोसेस करूँगा और कोई रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करूँगा। ठीक है, हमने एक ऑथ भेज दिया, ऑथ हमारा OPTS के अंदर से आ रहा है, OPTS.auth। ट्रस्टेड प्रॉक्सीज हम लोग भेज रहे हैं, OPTS के अंदर ट्रस्टेड प्रॉक्सीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अलाउ रियल IP फॉल बैक हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। कंट्रोल्स फॉलोइंग बिहेवियर व्हेन IP डिटेक्शन फेल्स, कि अगर हमारे पास इमेजिन करो, अज्यूम करो मतलब कि हम एक रिक्वेस्ट आई और किसी भी कारणवश रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई लेकिन उसका IP डिटरमाइन नहीं हो पाया कि किस IP से आई थी, तो उसके लिए हम एक अलाउ रियल IP फॉल बैक भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम रेट लिमिटर पास कर रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे हम रेट लिमिटर वाली प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट आई है हम उसकी रेट लिमिटिंग भी चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या इसने रेट लिमिटिंग हिट तो नहीं कर दी है, तो वो भी यहाँ पे चेक हो रहा है। मैक्सिमम बॉडी बाइट्स भी यहाँ पे चेक हो रही हैं, 12024 मतलब कि डिफ़ॉल्ट साइज़ हमने 1 MB दे रखा है। अब आप यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर OPTS डॉट मैक्स बॉडी बाइट्स एग्जिस्ट करता है तो इस वैल्यू को उठा लो और उसको यूज़ कर लो। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि ये नल है या फिर एम्प्टी है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 MB मैक्स बॉडी बाइट्स यूज़ करने वाले हैं कि मैक्सिमम बॉडी बाइट्स अलाउड जो हैं वो 1 MB तक हैं। 1 MB साइज़ से ज़्यादा होगा तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है जो ये पूरी पूरी डिटेल उठ के हैंडल गेटवे पोस्ट जेसन एंड पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने बहुत सारा कोड लिख रखा है, मतलब बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, और रिटर्न हो रहा है यहाँ से क्या, बॉडी रिटर्न हो रही है। बॉडी इन द सेंस कि इन जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने प्रोसेस किया और मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अगर सही रिक्वेस्ट मतलब सही रिक्वेस्ट आई पहली बार, मतलब रेट लिमिटिंग भी हिट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो सही रिक्वेस्ट आई है और वो प्रोसेस हुई और उसका हमने जो हम यहाँ पे कुछ एक बॉडी रिटर्न करवाना है, इस बॉडी के अंदर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम उस प्रोसेसिंग होने के बाद उस रिक्वेस्ट की हम बॉडी यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट गलत होती या रेट लिमिटिंग रीच हो गई होती तो हम यहाँ पे कुछ और रिटर्न करवाते, जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा रहे हैं और ये रिटर्न अनडिफाइंड करवा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न अनडिफाइंड करवा रहे हैं, रिटर्न अनडिफाइंड करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से हम 3 तरह की चीज़ें रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न बॉडी, रिटर्न अनडिफाइंड और रिटर्न फॉल्स। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न फॉल्स हुआ तो वो भी आके हमारा हैंडल्ड में स्टोर हो जाएगा, अगर रिटर्न अनडिफाइंड हुआ वो भी आके यहाँ पे हैंडल्ड में स्टोर हो जाएगा, और रिटर्न जो बॉडी होगी वो भी हैंडल्ड में आके स्टोर हो जाएगी। तो वही हमें यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ हैंडल हमारा फॉल्स है, हैंडल हमारा नल है या अनडिफाइंड है, या हैंडल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब अगर हमारा ये जो गेटवे पोस्ट कस्टम तो यहाँ पे जो 3 तरह का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, एक तो हैंडल्ड, फॉल्स, नल और डिफाइंड अनडिफाइंड। या मतलब कि एक तरह से फॉल्स, अनडिफाइंड और हमारे पास एक सही हमारा हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। 3 तरह के हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, उसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे कि अगर इफ़ हैंडल ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, इफ़ हैंडल डज नॉट एग्जिस्ट और इफ़ हैंडल एग्जिस्ट, तो हम बाकी का कोड यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मतलब धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही एक तरह से आसान भाषा में इस पूरे कोड को हम इसका पूरा पीएचडी कर डालेंगे इस पूरे कोड पे। इस पूरे कोड को अच्छे से समझने का हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में ना आई हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको फिर भी सही और सही तरीका ये होगा कि आप लोग खुद इसकी जो गिटहब ओपन सोर्स की रेपो है, गिटहब रेपो, उस पर आप जाओ, इस कोड को ढूंढो। फाइल का नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप लोग उठा करके चैट जीपीटी से पूछो क्वेश्चंस कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इसको मैंने हटा दिया, इस लाइन को अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए एकदम बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप फिर चैट जीपीटी का यूज़ करो। ठीक है, चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये एक तरह से मैंने एक नया तरीका ढूंढा है यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें समझाने का। और इससे बेटर और क्या ही तरीका हो सकता है कि और इससे बेहतर और क्या ही तरीका हो सकता है कि मैं आपको प्रोडक्शन लेवल कंटेंट दे पाऊँ, या प्रोडक्शन लेवल चीज़ें कैसे बनती हैं। तो यही एक बेस्ट तरीका मुझे लगा कि एक ओपन सोर्स रेपो को उठाओ, और ऐसी वैसी रेपो भी नहीं, उसके जो ओपन क्लॉक की रेपो है, इसके पास 3,77,000 स्टार्स है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसको यूज़ करके अपने खुद के एजेंट्स बना रहे हैं, जो कि अपने लैपटॉप में चला रहे हैं, क्लाउड के थ्रू चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये तो नहीं, इन लेक्चर्स में हम ये तो नहीं देखेंगे कि हम ओपन क्लॉ को कैसे यूज़ करेंगे, ये नहीं देखने वाले। हम उसको डीप डाइव कर रहे हैं कि ओपन क्लॉ आखिर बना कैसे। ठीक है, कि अगर मुझे कल को खुद का अपना प्रोडक्शन लेवल ओपन क्लॉ बनाना हो, या उसके जैसा कोई एआई एजेंट बनाना हो, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, या उसके बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो, जो भी आपका फीडबैक हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि अगर मुझे अपने एक्सप्लेनेशन में कुछ चेंज करना है, या और उसको कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, मैं इतना सारा डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, समझाने में मुझे बहुत मज़े आने वाले हैं। और आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़े आएंगे ये सब चीज़ें समझने में। ठीक है, अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हो, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक तरह से एक एक लाइन को यहाँ पे हम एक एक लाइन के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, मतलब जो जिसने भी ओपन फ्लो बनाया है उसने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आगे हम फिर इससे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, और उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।